गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NEP 2020 के BSc थर्ड सेम के DSE डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जूलॉजी सब्जेक्ट का पहला टॉपिक वायरस। वायरस के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस होते क्या हैं, वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वायरस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है ना। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस से। वायरस एक इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। इनके शरीर में न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल पाया जाता है जो एक प्रोटीन कोट कैप्सिड से घिरा हुआ होता है। वायरस इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए किसी लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है और ये वायरसेस कभी भी अकेले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इनके मल्टीप्लाई करने के लिए किसी होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, वायरसेस ट्रू सेल्स नहीं होते हैं, है ना। हम सभी जानते हैं कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। इनमें चूंकि ट्रू सेल्स नहीं होते हैं, इसलिए वायरसेस को इन्फेक्ट करने के लिए एक होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके अलावा ये इतने सिंपल इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं कि इनमें जीन्स पाए जाते हैं, इनमें म्यूटेशन की एबिलिटी होती है और इवॉल्व हो सकते हैं, न्यू स्पीसीज इवॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये जो वायरसेस हैं ये प्लाज्मिड से इवॉल्व हुए हैं। प्लाज्मिड आप सभी जानते हैं, है ना, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोमल DNA कहलाता है ना, जो कि एक सेल से दूसरे सेल में मूव हो सकता है। जबकि कुछ वायरसेस बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं, है ना। लगभग 5000 से भी ज्यादा स्पीसीज वायरसेस की आज डिस्कवर हो चुकी है। अगर हम वायरसेस के साइज की बात करें तो इनकी रेंज लगभग 20 से 300 नैनोमीटर तक की होती है और लगभग ये 30,000 से 7,50,000 तक हो सकते हैं। साइड बाय साइड अगर हम इनको देखें तो इनको लगभग 1 सेंटीमीटर तक हम स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन, है ना। वायरस जिसको हम विषाणु कहते हैं, वायरस एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है वेनम या पॉइजन। जैसे जहर जल्दी से जल्दी फैलता है, वैसे ही वायरस एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, ऐसे मल्टीपल जगह, मल्टीपल सेल्स में ये इन्फेक्ट करते जाते हैं। इसीलिए इसको वेनम या पॉइजन कहते हैं। अब इसको हम क्लियरली डिफाइन कैसे करें, तो ये एक सब माइक्रोस्कोपिक एंटाइटी होते हैं, है ना। एक सूक्ष्म जीव की भांति इनका अस्तित्व होता है, जिनमें एक सिंगल न्यूक्लिक एसिड होगा जो कि एक प्रोटीन कोट से घिरा हुआ होता है। साथ ही साथ इनमें रेप्लिकेशन की क्षमता भी पाई जाती है, लेकिन यह रेप्लिकेशन हमेशा किसी लिविंग सेल के अंदर में ही कर सकते हैं। वो लिविंग सेल हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो, कोई एनिमल का हो या कोई प्लांट का हो। तो ऐसे सब माइक्रोस्कोपिक एंटाइटी को हम वायरस कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। वायरस का इतिहास क्या कहता है उसके बारे में हम देखेंगे। सन 1884 में एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है चार्ल्स चैम्बरलैंड। ये है चार्ल्स चैम्बरलैंड। इन्होंने एक फिल्टर की खोज की थी। इस फिल्टर को इनके नाम से जाना जाता है आज, चैम्बरलैंड फिल्टर या चैम्बरलैंड पास्चर फिल्टर के नाम से आज हम जानते हैं। इस फिल्टर की खासियत यह थी कि इसके जो पोर्स थे, इसके जो छिद्र थे, वह बैक्टीरिया से भी छोटे थे।
ठीक है। तो जब इन्होंने बैक्टीरिया कंटेनिंग किसी सॉल्यूशन को, है ना, ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें बैक्टीरिया मौजूद हैं, जब इन्होंने इस फिल्टर से छाना तो देखा कि सॉल्यूशन क्लीन है ना, क्योंकि बैक्टीरिया तो छन गए, है ना। तो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया रिमूव इनको सॉल्यूशन मिल गया, कंप्लीटली रिमूव सॉल्यूशन मिल गया इनको। वहीं आगे देखें 1890 के शुरू में एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे दिमित्री इवानोव्स्की। इन्होंने इस फिल्टर मतलब चार्ल्स चैम्बरलैंड ने जो फिल्टर बनाया था, इसको दिमित्री इवानोव्स्की ने यूज किया। किस लिए यूज किया, है ना। तो देखिए इन्होंने टोबैको मोज़ेइक वायरस, जो आज हम सभी जानते हैं टीएमवी के नाम से जाना जाता है, टोबैको मोज़ेइक वायरस की स्टडी करने के लिए इस फिल्टर का यूज किया। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, टोबैको प्लांट से जो उसके लीव्स होते हैं, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स ना, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स के लीव्स को इन्होंने लिया, उसको पीस दिया और पीस करके उसका जो एक्सट्रैक्ट आया, ठीक है, उस पर इन्होंने देखा कि उसको उन्होंने फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद भी उसमें इन्फेक्शन मौजूद है, समझिएगा। इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट लिया उसको इसी फिल्टर पे, चैम्बरलैंड के फिल्टर पे इन्होंने छानने के बावजूद, है ना, उस सॉल्यूशन में या उस एक्सट्रैक्ट में उनको क्या मिला, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया मिला, सॉरी वायरस मिला, टोबैको मोज़ेइक वायरस मिला। इसका मतलब ये है कि इस फिल्टर से बैक्टीरिया तो छन जाते हैं लेकिन वायरसेस नहीं छन पाते, ठीक है। अब देखिए 1899 में डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस बेजरिंक आए। इन्होंने बताया कि कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि केवल और केवल लिविंग सेल्स में ही मल्टीप्लाई करते हैं, ये हैं बेजरिंक। लेकिन इन्होंने इस लाइन को, अपने इस कोड को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करने में फेल हो गए, है ना। तो उस शब्द इसको एक लाइन में बोला जाता था क्वांटाइजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब होता है सॉल्युबल लिविंग जर्म। 20वीं सदी के शुरुआती दौरान इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक टॉट आए। इन्होंने ऐसे वायरसेस की खोज की जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बार इनको मिल गया ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट 1931 में एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जिसको किया था जर्मन इंजीनियर नॉल एंड रस्का ने, अर्नस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल, इन दोनों ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। और इन्होंने ही सबसे पहले वायरस की इमेज को दिया था। इमेज, वायरस कैसे दिखता है, वायरस का इमेज कैसा है, उसके बारे में इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बताया। आगे देखिए 1935 में अमेरिकन बायोकेमिस्ट एंड वायरोलॉजिस्ट वेंडेल मेरेडिथ स्टैनले, इन्होंने टोबैको मोज़ेइक वायरस पर एग्जामिनेशन किया और पाया कि टोबैको मोज़ेइक वायरस जो है वो प्रोटीन से, मोस्टली प्रोटीन से बने हुए हैं, ज्यादा मात्रा में क्या है, प्रोटीन। लेकिन कुछ समय ही बाद ये पाया गया कि वायरस को अगर हम सेपरेट करें तो वह प्रोटीन और आरएनए पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि केवल प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन के अलावा वायरसेस में कोई जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो कि आरएनए होता है ना। तो आगे 1931 में एक ब्रेक थ्रू मिला, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, है ना। एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट विलियम गुडपैस्चर। इन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरसेस को ग्रो किया, और भी अदर वायरसेस थे, उनको इन्होंने एक फर्टिलाइज्ड चिकन एग्स में ग्रो किया। तो ये बहुत बड़ा बोल सकते हैं ब्रेक थ्रू था जो वायरस के केस में हमको 1931 में देखने को मिला, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कवरी है वायरसेस की, इतिहास यह है।
आगे हम देखेंगे ये जो वायरसेस होते हैं ये इन्फेक्शन कैसे फैलाते हैं, किस थ्रू फैलाते हैं, क्या वेक्टर्स हैं, है ना। तो वायरसेस बहुत सारे वे में स्प्रेड कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक होस्ट स्पीसीज, है ना, होस्ट स्पीसीज या किसी टिश्यू की जरूरत पड़ती है जहां पे वो अटैक कर सके, है ना। हमेशा किसी न किसी टिश्यू, किसी न किसी होस्ट, किसी न किसी सेल की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि विदाउट सेल ये रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते। ओके, अब देखते हैं प्लांट वायरसेस भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इंसेक्ट्स के थ्रू या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जिनको हम वेक्टर्स कहते हैं, उसके थ्रू ये इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। एनिमल के कुछ वायरसेस जैसे कि हम ह्यूमंस की बात कर लें, है ना, यह भी एक अपने बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, है ना, इन्फेक्शन को फैलाते हैं। जब कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का बॉडी फ्लूइड अगर दूसरे व्यक्ति के एक्सपोजर में आ गया तो वह संक्रमित हो जाएगा। आप सभी ने कोरोना टाइम पे देखा है, कोरोना वायरसेस हमारे खांसने से, छींकने से, हमारे बॉडी फ्लूइड के थ्रू, हमारे एयर के थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है ना। वायरसेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो ये एयर के थ्रू ड्रॉपलेट के रूप में जब हम खांसते या छींकते हैं तो ये स्प्रेड होता है। इस वायरसेस जैसे कि नोरो वायरस, ये फीकल ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। फीकल ओरल रूट मतलब मीन्स मान लीजिए कोई व्यक्ति टॉयलेट से आया, टॉयलेट से आने के बाद उसने अपने हाथ नहीं धोए, फीकल मटेरियल अभी भी उनके हाथ में मौजूद है, ठीक है। अब वैसे ही बिना हाथ धोए अगर वो खाना खा रहा है या पानी पी रहा है तो वो ओरली उसके माउथ में, अगर वायरसेस उसके हैंड्स में हैं तो ओरली उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, जिससे नोरो वायरस है। तो ये कब होगा? जब हमारा हाथ कॉन्टामिनेटेड हो, हमारा फूड कॉन्टामिनेटेड हो जाए, हमारा पानी कॉन्टामिनेटेड हो जाए, क्योंकि हमने हाथ नहीं धोया, है ना। नेक्स्ट HIV वायरस की बात करें तो HIV वायरस इंटरकोर्स के दौरान जो बॉडी फ्लूइड जैसे सीमेंट रिलीज हो रहा है उसके थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट डेंगू वायरस की बात करें तो डेंगू वायरस जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर होते हैं, उसके द्वारा फैलता है। रोटा वायरस की बात करें तो रोटा वायरस डायरेक्टली किसी बच्चे में, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, अगर एक बच्चा नॉर्मल है और दूसरा बच्चा इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्टेड वाला बच्चा अगर नॉर्मल बच्चे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो रोटा वायरस उसके शरीर में भी ट्रांसमिट हो सकता है। कभी कभी कुछ एंटीबायोटिक्स भी वायरसेस को इफेक्ट करते हैं, है ना। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो कोई वायरस जो होता है वो उससे भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं इस इन्फेक्शन को, ये जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आज बहुत सारे वैक्सीन्स आए हैं जो वायरल इन्फेक्शन को रोक करके इम्यूनिटी पावर देते हैं, है ना। नेक्स्ट, वायरस के कैरेक्टर्स। वायरस के क्या क्या फीचर्स, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है वायरस एक ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स है। ऑब्लिगेट मतलब हमेशा ये पैरासाइट के तौर पे ही रहते हैं और शरीर के अंदर ये परजीवी के तौर पे रहते हैं। अब किस जीव में ये परजीवी के तौर पे रहेंगे? देखिए, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ के शरीर के अंदर, फंजाई, एल्गी, प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी बॉडी पर ये एक इंट्रासेल्युलर पैरासाइट के तौर पे रहते हैं। नेक्स्ट, इनकी साइज बहुत ही सूक्ष्म होती है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज होती है। अगर हम रेंज देखें तो 20 नैनोमीटर टू 450 नैनोमीटर इन डायमीटर। इनको हम देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप की भी यूज नहीं कर सकते। अगर ऑब्जर्व करना है, दिखाई तो दे देंगे लेकिन हमको वायरसेस को ऑब्जर्व करना है
तो लाइट माइक्रोस्कोप से भी संभव नहीं है ना। सेल्यूलर नेचर में नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट और इकोनॉमिकल है, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से जो लाइफ के कैरेक्टर्स होते हैं उनको फुलफिल नहीं करते। हमने इंट्रोडक्शन में ही बोला ये ट्रू सेल्स नहीं होते, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये लाइफ के लिए, क्योंकि लाइफ के लिए तो सेल जरूरी है ना। तो अगर इनमें ट्रू सेल्स नहीं है तो लाइफ के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, उसको ये कैसे फुलफिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, होस्ट सेल के बाहर ये एक इनएक्टिव मैक्रोमोलिक्यूल्स की भांति रहते हैं। ये लाइन को याद रखिएगा, है ना। देखिए हमने बोला नॉन लिविंग और लिविंग, है ना। तो नॉन लिविंग कब है, मतलब इनएक्टिव कब है और एक्टिव कब है। देखिए जब यह किसी होस्ट सेल के शरीर के बाहर है तो ये इनएक्टिव मैक्रोमोलिक्यूल्स की भांति काम करता है। जैसे ही होस्ट सेल के अंदर पहुंच गया वैसे ही यह एक्टिव हो जाता है। तो सेल से बाहर इनएक्टिव, सेल के अंदर एक्टिव। अगर हम एक वायरस के बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो वायरस के बाहरी आउटर एनवेलप में अगर हम देखें, बाहरी सरफेस पर कैप्सिड की कवच पाई जाती है और कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। मतलब अंदर केंद्र में न्यूक्लिक एसिड है और उसके चारों ओर कैप्सिड जो प्रोटीन की बनी हुई है वो ढकी हुई है। ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये या तो डीएनए हो सकते हैं या तो आरएनए हो सकते हैं। याद रखिएगा, या बोला गया है, कभी भी एक वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों नहीं पाए जा सकते, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड या जो डीएनए और आरएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड भी। जैसे डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होगा। आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। आगे हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे इसको। कंटिन्यू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। वायरस में मेटाबॉलिज्म की कैपेबिलिटी नहीं होती है ना, कैपेबिलिटी नहीं होती, ये इनकैपेबल होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म नहीं है तो इनमें कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं होगा जिसके थ्रू ये एटीपी प्रोड्यूस कर सके, है ना। साथ ही साथ वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये किसी लिविंग सेल्स के शरीर के अंदर ही, लिविंग सेल्स के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। इनमें सेल्फ रेप्लिकेट करने की क्षमता नहीं पाई जाती। साथ ही साथ अगर हम देखें तो वायरस में सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। भाई वो ट्रू सेल्स ही नहीं है हम बोल रहे हैं, तो सेल्यूलर ऑर्गेनल्स कैसे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स ये कैसे होंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो एटीपी प्रोड्यूस करता, राइबोसोम्स होते तो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती, रेप्लिकेशन होता, है ना। लेकिन इनमें कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। साथ ही साथ वायरल ट्रॉपिज्म देखने को मिलता है। वायरसेस जो हैं इनकी विरुलेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये एक जगह नहीं टिकते। एक को इन्फेक्ट किया तुरंत चाहता है कि एक होस्ट सेल से वो दूसरे होस्ट सेल में प्रवेश करे, है ना। वो एक जगह जैसे ही इन्फेक्ट किया तुरंत दूसरे को इन्फेक्ट करेगा, तीसरे को इन्फेक्ट करेगा, ऐसी एक लंबी सी चैनल बनती जाती है। तो ये वायरस की एक कैरेक्टर है कि वो हमेशा एक जगह टिकता नहीं है, बार बार इन्फेक्ट करते रहता है ना। अब हम बात करेंगे वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं वायरस के स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। तो वायरस में अगर हम देखें तो बाहर एक एनवेलप होता है, ये देखिए बाहर एक एनवेलप है और यह एनवेलप प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इस एनवेलप में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जैसे स्पाइक्स होते हैं, है ना। एनवेलप के अंदर अगर देखें हम तो ये कैप्सिड होती है ना। कैप्सिड भी प्रोटीन की बनी हुई होती है।
इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, सिमेट्री अलग अलग हो सकती है कैप्सिड की। किसी का हेलिकल हो सकता है, किसी का स्फेरिकल हो सकता है, किसी का पॉलीहेड्रल हो सकता है, किसी का दूसरा भी हो सकता है ना। तो कैप्सिड की सिमेट्री के आधार पर वायरसेस अलग अलग हो सकते हैं। और यह कैप्सिड घेरा हुआ रहता है न्यूक्लिक एसिड को। तो 3 कंपोनेंट हो गए, बाहर सबसे बाहर एनवेलप, उसके अंदर उसको घेरा हुआ, एनवेलप से घेरा हुआ आपका कैप्सिड, और कैप्सिड किसको घेरा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड को। तो देखिए एनवेलप और एनवेलप में मौजूद जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है इनको हम वायरल एनवेलप कहते हैं, और कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। तो किसी वायरस पार्टिकल का न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड को हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। और पूरे इस स्ट्रक्चर को, ये जो वायरस का पार्टिकल है, एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल को हम विरियन कहते हैं। ओके, अब देखिए न्यूक्लिक एसिड और उसके ऊपर जो प्रोटीन की कोट है ना, वह भी सराउंडेड रहता है किसी एनवेलप से। ये तो हमने बात कर ही लिया, है ना। नेक्स्ट, वायरस के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं उसकी साइज लगभग 20 से 300 नैनोमीटर हो सकती है। शेप रॉड लाइक या स्फेरिकल हो सकता है। उसका जो जीनोमिक मटेरियल है डीएनए या तो आरएनए हो सकता है, कभी भी दोनों साथ में नहीं होंगे। डीएनए और आरएनए सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। उसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आउटर से इनर की ओर जाएंगे हम। वायरस के बॉडी में सबसे बाहर की ओर आउटर एनवेलप पाया जाता है। यह लिपिड कंटेनिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि पूरे वायरस पार्टिकल को घेरे हुए रहता है ना। जरूरी नहीं है कि सभी वायरसेस में ये एनवेलप हों, किसी में एनवेलप होता है, किसी में एनवेलप नहीं होता। उसके आधार पे भी हम वायरसेस को डिवाइड कर सकते हैं। एनवेलप हमेशा कैप्सिड के बाहर ही होगा। ये देखिए, ये है आपका, ये जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड, ये आपका कैप्सिड है, और ये है बाहर की ओर, ये नीला जो दिख रहा है ये है आपका एनवेलप। ठीक है, तो ये कैप्सिड को घेरा हुआ रहता है। साथ ही साथ एनवेलप का प्रेजेंस ये बताता है कि वायरस मैच्योर हो चुका है ना। तो वायरस के मैच्योरेशन के दौरान ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एनवेलप का होना, ये धारण करता है उसको। नेक्स्ट, एनवेलप के अंदर कैप्सिड पाई जाती है, एक प्रोटेक्टिव कवच पाया जाता है। यह जो कैप्सिड होती है यह प्रोटीन सब यूनिट से बनी हुई होती है, और यह प्रोटीन एक ही प्रकार के या बहुत सारे प्रकार के मल्टीपल प्रोटीन से मिलकर बने हो सकते हैं, है ना। सिंगल या मल्टीपल प्रोटीन हो सकते हैं, है ना, लेकिन सभी प्रोटीन कैसे होंगे, आइडेंटिकल्स होंगे। यह कैप्सिड किसको कवच कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड को जो हमारे अंदर डीएनए या आरएनए है ना। साथ ही साथ कैप्सिड सेल में प्रवेश करने में भी इन्वॉल्व हो सकता है। किसी होस्ट सेल में अगर वायरस को प्रवेश करना है तो उसके लिए कैप्सिड भी मददगार होता है, वो भी इन्वॉल्व होता है। कैप्सिड की अपनी एक सिमेट्री होती है, आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में। और लगभग वायरस की जो पूरी भार होती है उस भार का लगभग 50% भाग तो कैप्सिड का ही होता है, मतलब 50% इसका भाग हो गया। और यह कैप्सिड एनवेलप्ड भी हो सकता है तो नॉन एनवेलप्ड भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी में एनवेलप हो। अब देखिए ये जो कैप्सिड है, ये कैप्सिड की हम बात कर रहे हैं, तो जो एक एक सब यूनिट्स है, ये देखिए ये जो एक एक सब यूनिट्स हैं, इन एक एक सब यूनिट्स को हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। तो कैप्सिड कैप्सोमियर सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कि बाहर में आप देख रहे हैं स्पाइक्स ये एनवेलप में होंगे। स्पाइक्स का काम है किसी होस्ट सेल के सरफेस से जुड़ना। ठीक है, थर्ड है न्यूक्लिक एसिड। प्रत्येक वायरसेस में एक टाइप का
केवल एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, जैसे हम पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन कभी भी दोनों साथ में नहीं होंगे। ये न्यूक्लिक एसिड सिंगल भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। देखिए डीएनए में ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं। आरएनए भी वैसे सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड सर्कुलर भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं। अब वायरस में ये जो न्यूक्लिक एसिड का प्रपोर्शन है, अनुपात है, यह अलग अलग हो सकता है। लगभग 1% से 50% तक इसका प्रपोर्शन हो सकता है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस में देखें तो उसका न्यूक्लिक एसिड का अनुपात जो है 1% है, लेकिन कुछ बैक्टीरियोफेजेस हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड 50% तक होता है। साथ ही साथ वायरसेस में जीन्स की संख्या जो है वो भी अलग अलग हो सकती है ना। किसी में 3 से 4, जैसे पिकोरना वायरस, तो किसी में हजारों तक भी हो सकता है ना। तो 3 से 4 से लेकर के ये हजारों की संख्या में भी जीन्स कंटेंट कर सकते हैं। जैसे पॉक्स वायरस में हजारों की संख्या में जीन्स होते हैं। सभी वायरसेस केवल एक को छोड़ करके, है ना, सभी वायरसेस हैप्लॉइड्स होते हैं, केवल एक को छोड़ दीजिए आप, रेट्रोवायरसेस को, क्योंकि रेट्रोवायरस जो होते हैं डिप्लॉइड होते हैं। उनमें 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाए जाते हैं। कुछ वायरसेस में हम देखें तो उनमें न्यूक्लिक एसिड सेगमेंटेड होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस 8 सेगमेंट्स होते हैं उसके न्यूक्लिक एसिड के, है ना। तो ये हो गया हमारे न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। 1970 में जब न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, है ना, वो डेवलप हो चुका था, उस टाइम पे वायरस का जो नामकरण है वो उसके न्यूक्लिक एसिड मटेरियल के आधार पे किया जाता था। जैसा न्यूक्लिक एसिड मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वैसे वायरस का नाम दे दिया जाता था। बाद में एक कमिटी बनी, ICTV, इंटरनेशनल कमिटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। इसको हम शॉर्ट में ICTV कहते हैं। इस ICTV के डाटाबेसेस के थ्रू वायरसेस का क्लासिफिकेशन किया गया, जिसके आधार पर अगर हम देखें तो क्लासिफाई कैसे करते हैं। ऑर्डर में हम वायरल्स लिखते हैं, फैमिली के नाम के आगे हम विरिडी जोड़ देंगे, सब फैमिली विरिनी, जीनस वायरस और स्पीसीज भी वायरस, है ना। तो ICTV ने बाल्टीमोर के साथ साथ वायरस का क्लासिफिकेशन दिया था। ICTV अकेले क्लासिफाई नहीं कर सकती, तो ICTV ने बाल्टीमोर, डेविड बाल्टीमोर के साथ मिलकर के क्लासिफिकेशन दिया, जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है क्या, है ना। सबसे पहले वायरस के क्लासिफिकेशन को डेविड बाल्टीमोर ने 1970 में स्थापित किया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो नोबेल प्राइज विनर है डेविड बाल्टीमोर। इन्होंने वायरस का क्लासिफिकेशन कैसे किया, देखिए, वायरस के मॉर्फोलॉजी में, जेनेटिक्स में हम अंतर देखते हैं, है ना। तो बाल्टीमोर ने क्या किया, वायरसेस में चाहे कोई भी वायरस क्यों ना हो, DNA वायरस हो, RNA वायरस हो, तो वायरसेस mRNA का निर्माण कैसे करते हैं, और है ना, किसी वायरस में रेप्लिकेटिव साइकिल के दौरान वो कैसे अपने mRNA प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, उसी आधार पर इन्होंने वायरसेस को क्लासिफाई किया है। जैसे यहाँ हम देखें, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के द्वारा के अनुसार वायरसेस को 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 में डबल स्ट्रैंडेड DNA को रखा है। डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस नॉर्मली जैसे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA बनता है, वैसे ही ये mRNA बनाते हैं, mRNA से प्रोटीन बनता है। सेकेंड ग्रुप में रखा है इन्होंने सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA क्या करेगा, अपने ही जैसे डबल स्ट्रैंडेड DNA का निर्माण करेगा और पुनः वह mRNA बनाएगा। तीसरे ग्रुप में रखा है डबल स्ट्रैंडेड RNA को।
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा वो एमआरएनए का निर्माण करेगा। फोर्थ है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बट यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को पुनः दो ग्रुप में बांट दिया गया है, एक को पॉजिटिवली स्ट्रैंड बोलेंगे, एक को नेगेटिवली स्ट्रैंड बोलेंगे। तो जो पॉजिटिव स्ट्रैंड रहता है यह अपने जीनोम का ही यूज, जीनोम के थ्रू ही एमआरएनए बना देता है। ग्रुप 5 में निगेटिवली स्ट्रैंड आरएनए को रखा गया है ना, ये एमआरएनए बनाते हैं। ग्रुप 6 में पॉजिटिवली स्ट्रैंड आरएनए को रखा गया है। अब आप बोलेंगे यहाँ भी पॉजिटिव स्ट्रैंड है, यहाँ भी पॉजिटिव स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लेकिन यहाँ अंतर है। यह जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से गुजरता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स आरएनए पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा और डीएनए फिर से एमआरएनए बनाएगा, है ना, जबकि यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे ही ग्रुप 7 में देखें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ भी अंतर है, यह भी डबल स्ट्रैंडेड यह भी डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन अंतर क्या है देखिए, यह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा, ठीक है, ये देखिए ये फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से गुजरेगा, मतलब पहले आरएनए बनाया, आरएनए ने फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया और डीएनए जाके फिर एमआरएनए बनाएगा, मतलब लंबा प्रोसेस है ना। तो 7 ग्रुप में इन्होंने वो कैसे किसी वायरस जो है किसी सेल के अंदर अपने रेप्लिकेटिव साइकिल करता है, डीएनए से एमआरएनए बनाता है, उसके आधार पे ये 7 ग्रुप रखे हुए हैं। इसी को हम समझते हैं। ये देखिए ग्रुप फर्स्ट में हमने रखा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। ये कैसे करते हैं, इनका एमआरएनए बनाने का तरीका कैसा है देखिए, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके टेम्पलेट स्ट्रैंड से ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बनाएगा, जैसे जनरली ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसके अंतर्गत आते हैं पॉक्स वायरस, हेर्पिस वायरस, एडिनो वायरस, पेपोवा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, है ना। नेक्स्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका जो डीएनए होगा सिंगल, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फिर आरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। तो एमआरएनए बनाने से पहले उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना जरूरी है, जैसे पैरोवायरस। थर्ड है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना, तो इसका आरएनए जीनोम ही क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाएगा, जैसे रोटावायरस और रियोवायरस। फोर्थ है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिवली स्ट्रैंड, इसका जीनोम ही एमआरएनए की तरह फंक्शन करता है, जैसे पिकोरना और कोरोना वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिवली आरएनए, इसका जो एमआरएनए कैसे बनता है, तो आरएनए का जीनोम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाएगा, जैसे रेब्डोवायरस, पैरामिक्सोवायरस। अब सिक्स्थ ग्रुप में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को रखा गया है, ऐसे वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिनमें होता है। तो ये क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए बनाएंगे, डीएनए फिर होस्ट के जीनोम से जुड़ेगा, होस्ट के जीनोम से जुड़ने के बाद डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, जैसे रेट्रोवायरसेस, एचआईवी वायरसेस। नेक्स्ट 7th ग्रुप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या करेगा देखिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, क्या करेगा वायरस, रेप्लिकेशन पहले तो आरएनए इंटरमीडिएट करेगा, डीएनए से आरएनए बनाया, अब ये आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा और डीएनए से फिर से क्या बनाएगा, एमआरएनए, जैसे हेपिडना वायरस। तो 7 ग्रुप्स हैं जिसको बाल्टीमोर ने क्लासिफाई किया है। अब हम देखेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ होस्ट। वायरसेस को वह किस होस्ट पर पैरासाइट के तौर पे रहता है, वो किस होस्ट पर इन्फेक्ट करता है, उसके आधार पे 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। वो 3 क्लास कौन कौन से हैं, पहला है एनिमल वायरसेस, दूसरा है प्लांट वायरसेस, तीसरा है बैक्टीरियोफेज। देखते हैं एक एक करके।
एनिमल वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो किसी एनिमल सेल के अंदर या एनिमल सेल को इन्फेक्ट करते हों या एनिमल सेल के अंदर प्रवेश करते हों, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इंक्लूडिंग अदर एनिमल्स, है ना। तो जो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है उसको बोलेंगे एनिमल वायरसेस, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, रैबीज वायरस, मम्प्स वायरस, पोलियो वायरस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। अब यह जो एनिमल वायरसेस हैं इनका जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है, आरएनए या डीएनए। नेक्स्ट, प्लांट वायरसेस। ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम प्लांट वायरसेस कहेंगे, और इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है जो एक प्रोटीन कोट के द्वारा घिरा होता है। जैसे कुछ प्लांट वायरसेस हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, पोटैटो वायरस, टर्निप येलो वायरस, एक्सेट्रा। थर्ड है बैक्टीरियोफेजेस। कुछ वायरसेस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया ईटर्स कहते हैं। और इन बैक्टीरियोफेजेस में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। बहुत सारी वैरायटी है बैक्टीरियोफेजेस की, लेकिन प्रत्येक बैक्टीरियोफेज जो है वह केवल एक ही स्पीसीज, मतलब बैक्टीरिया की एक ही स्पीसीज को अटैक करेगा या तो एक ही स्ट्रेन के बैक्टीरिया को अटैक करेगा। याद रखिएगा इसको। बैक्टीरियोफेज में एक कैरेक्टर होता है कि बैक्टीरियोफेज एक ही स्पीसीज के बैक्टीरिया पर अटैक कर सकते हैं या एक ही सिंगल स्ट्रैंड बैक्टीरिया को वो अटैक कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल बैक्टीरिया नहीं, है ना। बेस्ड ऑन सिमेट्री ऑफ कैप्सिड, हम जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कैप्सिड का तो हमने बोला था कि कैप्सिड की सिमेट्री होती है ना। तो देखिए कैप्सिड की सिमेट्री 4 प्रकार की होती है। पहला हेलिकल, है ना। इसका जो न्यूक्लिक एसिड होगा, क्या देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, ये आपका कैप्सिड है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लिक एसिड हेलिकल सिलिंड्रिकल कैप्सिड है ना। एक खोखला हेलिकल सिलिंड्रिकल है। अगर आपको ऐसे हेलिकल रूप में दिखाई दे तो आप समझ लीजिए हेलिकल वायरस, जैसे रैबीज, इबोला, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीहेड्रल या आइकोसाहेड्रल वायरस। ऐसे वायरसेस के जो कैप्सिड होते हैं, ये आप देख रहे हैं कैप्सिड को, है ना। इनके कैप्सिड के बहुत सारे साइड होंगे, आप देख रहे हैं मल्टीपल साइड्स हैं। लगभग 20 इसमें इक्वाटोरियल ट्रायंगल्स होते हैं एज ए साइड्स, 12 वर्टिसेस होते हैं ऐसे, और 30 किनारे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें पोलियो वायरस, एडिनो वायरस एंड हर्पीज वायरस, इनका जो कैप्सिड है आपको ऐसे नजर आ जाएगा। अगला है स्फेरिकल वायरसेस, है ना। आप देखिए हेलिकल वायरस जो है एक एनवेलप से घिरा हुआ था, लेकिन उसमें स्पाइक्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो स्फेरिकल वायरसेस होते हैं इनके एनवेलप के बाहर आपको स्पाइक्स, सुगरी प्रोटीन्स के बने हुए स्पाइक्स नजर आएंगे। ये अंतर है हेलिकल वायरस और स्फेरिकल वायरस में। हेलिकल वायरसेस में भी एनवेलप होगा, स्फेरिकल वायरसेस में भी होगा, लेकिन अंतर क्या है, उनमें ऐसे स्पाइक्स स्ट्रक्चर नहीं होंगे, जबकि स्फेरिकल वायरसेस में ऐसे स्पाइक्स होंगे। अब देखिए इस स्पाइक्स का काम क्या है। तो जब किसी होस्ट सेल में प्रवेश करता है, पहले तो होस्ट सेल में एंटर कराने का काम करेगा, दूसरा होस्ट सेल में जब एंटर कर लिया तो उसके सरफेस से चिपकने में भी मदद करेगा, है ना। नेक्स्ट, फोर्थ हमारा सिमेट्री है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कैप्सिड को में अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, कॉम्बो भी पाए जा सकता है ना। अभी तो हमने अलग अलग देखा, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें हेलिकल और पॉलीहेड्रल दोनों पाए जाते हैं, और ये पूरे न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर कवर करके रखते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए आप बैक्टीरियोफेज, आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं बैक्टीरियोफेज का।
बैक्टीरियोफेज में बाइनल सिमेट्री होती है। बाइनल मतलब दो सिमेट्री एक साथ होती है। देखिए ये उसका हेड वाला पोर्शन है और ये इसका टेल वाला पोर्शन है। हेड वाले पोर्शन का जो कैप्सिड होता है, ये कैप्सिड आइकोसाहेड्रल होगा, जबकि इसका टेल वाला जो होता है इसमें सिमेट्री हेलिकल होती है। तो आप सोचिए ऊपर सिर वाला भाग में एक सिमेट्री आइकोसाहेड्रल और टेल वाले में हेलिकल सिमेट्री, तो डुअल सिमेट्री है, कॉम्बो है, इसी को बोलते हैं बाइनल सिमेट्री। वहीं पॉक्स वायरसेस को देखें तो पॉक्स वायरसेस में मल्टीपल लेयर होती है प्रोटीन और लिपोप्रोटीन की, और इसका शेप ब्रिक शेप का होता है। ये अब हम बात करेंगे कि वायरस में हमने देखा था कि एनवेलप होता है, उसके स्ट्रक्चर में हमने आउटर एनवेलप देखा है। अब इस एनवेलप के बेसिस पे हम वायरसेस को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। एक लाइन मैंने बोला था कि वायरसेस में जरूरी नहीं कि एनवेलप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जिन वायरसेस में एनवेलप नहीं होते उन्हें हम नॉन एनवेलप या नेकेड वायरसेस कहते हैं, है ना। ऐसे वायरसेस जिनमें कैप्सिड तो होगा लेकिन कैप्सिड एनवेलप से घिरा हुआ नहीं होगा। ये देखिए ये कैप्सिड तो है लेकिन उसके बाहर एनवेलप नहीं है ना। इन एग्जाम्पल के तौर पे एडिनो वायरसेस। वहीं दूसरा एनवेलप्ड वायरसेस, कभी कभी कैप्सिड के चारों ओर एनवेलप भी देखने को मिलता है, तो उनको हम एनवेलप्ड वायरसेस बोलेंगे। अब उस एनवेलप के बाहर स्पाइक्स हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ स्पाइक्स हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये स्पाइक्स होस्ट सेल से अटैच करने में यूज होते हैं, है ना। ये एनवेलप ये स्पाइक्स हेलिकल या पॉलीहेड्रल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हेलिकल में आप देखें तो इन्फ्लुएंजा और पॉलीहेड्रल में आप देखें तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। तो एनवेलप्ड वाले भी वायरसेस आपको देखने को मिलेंगे, नॉन एनवेलप्ड वाले भी देखने को मिलेंगे। अगला बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड। हमने बोला था कि वायरसेस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। आरएनए और डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे या तो डबल स्ट्रैंडेड, है ना। तो डीएनए में सबसे पहले आरएनए की बात करते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में देखें तो पोलियो वायरस, आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, टीएमवी वायरस, ये आते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड को भी हम बांट रहे हैं। देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नेगेटिव स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला भी, जो हमने बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में देखा है। वहीं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में देखिए तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में आपको रिवो वायरस, रोटो वायरस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में देखते हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में आपको पैरो वायरस देखने को मिल जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में देखिए तो पॉक्स वायरस आएंगे, इसमें पेपिलोमा वायरस आएंगे, एडिनो वायरस आएंगे। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला भी, जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है, वो आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम वायरसेस को कैसे वो इन्फेक्शन फैलाते हैं, उनके ट्रांसमिशन का रूट क्या है, उसके आधार पे क्लासिफाई करेंगे। पहला इसमें देखें, फर्स्ट है वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी रूट। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो अगर हमारे सामने खांस रहा है, छींक रहा है, तो हमारे सांस के थ्रू हमारे शरीर में वो प्रवेश कर जाएगा। ऐसे एयरबोर्न आप वायरल डिजीज बोल सकते हो आप उनको, जैसे एग्जांपल में स्वाइन फ्लू, राइनो वायरस। सेकेंड है वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू फिको ओरल रूट। पहले भी बात कर चुके हैं, फिको ओरल रूट किसे कहते हैं, है ना। तो अगर आप कॉन्टामिनेटेड फूड खा रहे हैं, कॉन्टामिनेटेड आपका हाथ है, कॉन्टामिनेटेड वाटर है, कॉन्टामिनेटेड मीन संक्रमित, प्रदूषित तो या संदूषित, तो ऐसे को अगर ओरली आप ले रहे हैं, पहला हवा के थ्रू आए, दूसरा आप खाने या पीने के थ्रू आपके शरीर में जा रहे हैं,
तो हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस और रोटा वायरस ये ओरली हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। थर्ड है वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है ना, मेल है, ठीक है, फीमेल नॉर्मल है, लेकिन उनके बीच अगर इंटरकोर्स होता है तो वायरसेस इंटरकोर्स के दौरान फीमेल पार्टनर में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं सीमेन के थ्रू, जैसे रिट्रोवायरसेस। आप जानते हैं HIV वायरसेस वगैरह सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही फैलता है। फोर्थ, वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खून देता है, ब्लड ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ्यूज होता है, तब भी वायरस इन्फेक्टेड से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस मीन्स वायरस जो है वो किसी इन्फेक्टेड एनिमल के बाइटिंग से, काटने से भी फैल सकता है। इन्फेक्टेड एनिमल मीन जैसे रेबीज वायरस कुत्ते के काटने से होता है ना। अब वो उस कुत्ते में वो वायरस प्रेजेंट है, वो इन्फेक्टेड है, और वो इन्फेक्टेड आपको काट लिया तो आपको क्या हो गया, आप इन्फेक्ट हो गए, है ना। तो रेबीज वायरस, अल्फा वायरस, फ्लेवी वायरस, है ना। यहाँ डायग्राम में भी शो हो रहा है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है और ये है एक ससेप्टिबल होस्ट, ठीक है, जिसको संक्रमण हो सकता है। तो सांस के थ्रू, है ना, हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन है, जैसे हमारे फीकल मैटर है, सलाइवा है, एनल सिक्रीशन है, उसके थ्रू, फोमाइट्स के थ्रू, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसने फर्नीचर यूज किया, उन्होंने मोबाइल यूज किया और आप उसी को फिर यूज कर रहे हो बिना सैनिटाइज किए, तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू, सीमेन के थ्रू हो सकता है। अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं, जैसे ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, इवन उसके टीयर्स, आंसू से भी हो सकता है, ठीक है। प्लस मदर एंड चाइल्ड के बीच, इंट्रापार्टम में जब बच्चा डिलीवर होता है, उसके बाद अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो मदर अगर इन्फेक्टेड है तो बच्चा भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके द्वारा हम वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन। लास्ट क्लासिफिकेशन है ये। वायरसेस किसी होस्ट सेल में जब पहुंचते हैं तो वे किस तरह से रेप्लिकेशन करते हैं, किस जगह पे रेप्लिकेशन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज एंड साइट ऑफ रेप्लिकेशन के आधार पे देखें, रेप्लिकेशन एंड असेंबली इन साइटोप्लाज्मा ऑफ होस्ट। जितने भी आरएनए वायरसेस होते हैं वह अपना रेप्लिकेशन और अपना असेंबली होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म पर करते हैं। जब वो होस्ट सेल में प्रवेश करते हैं तो वहां साइटोप्लाज्म में जाके वो असेंबल और एप्लीकेशन करते हैं, केवल एक को छोड़ करके, वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट नहीं करता। कहाँ करता है, देखें सेकंड में, रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस एंड असेंबली इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो होस्ट सेल में पहुंचने के बाद साइटोप्लाज्म में असेंबल तो होते हैं, लेकिन अपना रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में नहीं करते, न्यूक्लियस में करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, पॉक्स वायरस, ठीक है। थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन है इसी में, रेप्लिकेशन एंड असेंबली इन न्यूक्लियस ऑफ होस्ट। जितने भी डीएनए वायरसेस हैं पॉक्स वायरस को छोड़ करके, वे सभी के सभी होस्ट सेल के न्यूक्लियस में असेंबल भी होंगे, रेप्लिकेशन भी करेंगे, ठीक है। पॉक्स वायरस क्योंकि साइटोप्लाज्मा में असेंबल होता है और न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन करता है ना, तो उसको हम नहीं लेंगे। फोर्थ है वायरस रेप्लिकेशन थ्रू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट। जितने भी डीएनए वायरसेस हैं, है ना, रिट्रोवायरस, सम ट्यूमर कॉजिंग आरएनए वायरस, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस को एक इंटरमीडिएट के तौर पे यूज करते हैं रेप्लिकेशन के लिए। और लास्ट, वायरस रेप्लिकेशन थ्रू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरमीडिएट। All RNA virus except reovirus and tumor causing RNA viruses, है ना,
रियो वायरस और ट्यूमर कॉजिंग आरएनए वायरसेस को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आरएनए वायरसेस हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरमीडिएट को रेप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में पहला है सैफर्स टेक्स्ट बुक ऑफ ओरल पैथोलॉजी 6th एडिशन, इसेंशियल माइक्रोबायोलॉजी स्टुअर्ट हॉग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लैमॉर्गन यूके, and Zaved's, Melnick and Adelbock's Medical Microbiology 26th edition. Thank you.